स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं निजी, दिल को छू लेने वाली कहानी पर गौर कर रहे हैं। हाँ, ये उन अंशों से है जिसका नाम हम रख सकते हैं नजरें मिली हाथ छूटे। बिल्कुल, ये कहानी है संयोग की, अजीबोगरीब खेल की। हाथ से फिसलते मौकों की, और उस एक सवाल की जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है, भाई क्या होता अगर। सही कहा। हमारे पास जो है वो एक तरह का निजी अनुभव है किसी का, जो बताता है हाई स्कूल के पहले क्रश के साथ बार बार हुई मुलाकातों के बारे में। लगभग मुलाकातें कह सकते हैं। हाँ, लगभग मुलाकातें। और ये भाग्य और हालातों की ऐसी पहेली बुनती हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जो इमोशनल उतार चढ़ाव हैं, जो अहम मोड़ हैं और इसमें जो शायद गहरे मतलब छिपे हैं, उनको थोड़ा कुरेदे समझें। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सोचिए, हाई स्कूल का पहला दिन, एकदम नई जगह, कोई जान पहचान नहीं। हाँ, कोई दोस्त नहीं, अंदर से थोड़ी घबराहट। और तभी क्लासरूम के दूसरे कोने में आपकी नजर किसी ऐसे पर पड़ती है कि बस नजर वहीं ठहर जाती है। यहीं से सब शुरू होता है। यहीं से कहानी सुनाने वाला, जैसा स्रोत में बताया गया है, एक प्राइवेट स्कूल से दूसरे में गया है। वो लिखता है कि वो उस दिन मतलब अकेलेपन की एक मोटी चादर ओढ़े हुए था। और फिर वो उस लड़की को देखता है, सुनहरे लाल बाल, जिनका जिक्र मतलब बार बार आता है कहानी में। हाँ, और फिर होता है वो जिसे किस्मत का पहला इशारा कह सकते हैं। टीचर उसे सीट कहाँ देता है? कहाँ? ठीक उसी लड़की के बगल में। अरे वाह। स्रोत में लिखा है कि लड़का उस वक्त इतना शर्मीला था, सहमा हुआ था, उसे लगा वो शायद पूरी बातचीत में मुश्किल से हाँ या ना ही बोल पाएगा। ये दिलचस्प है ना। वो खुद को अजीब और शर्मीला मान रहा है, पर हालात उसे सीधे उसी लड़की के पास ले जाते हैं जिसे वो दूर से देख रहा था। संयोग का पहला बड़ा दाव। मिनट का पीरियड शुरू होता है, लड़का अपनी ही झिझक में गुम है, लेकिन लड़की शायद उसकी घबराहट भांप कर सिर्फ 30 सेकंड में खुद ही बात शुरू करती है, अपना नाम बताती है। ये लड़की का कॉन्फिडेंस दिखाता है, या शायद वो मिलनसार थी, उसने वो अजीब सी चुप्पी तोड़ दी। हाँ, और ये छोटी सी पहल कितनी जरूरी हो सकती है, खासकर उस उम्र में। बिल्कुल। और वो 15 मिनट रोज लड़के के लिए दिन का सबसे खास हिस्सा बन जाते हैं। वो लिखता है कि वो रोज सुबह उठकर सिर्फ उसी छोटी सी अवधि का इंतजार करता था। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं था, जल्दी ही साफ हो गया कि एहसास दोनों तरफ था। अच्छा। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही प्यारी सी नाजुक सी बात लिखी है कि ज्यादातर दिन बैठते ही वो लड़की चुपके से उसका हाथ पकड़ लेती थी। और हथेली पर उंगली से कुछ शरारती सा या प्यार भरा लिख देती थी। कभी कोई अक्षर, कोई छोटा सा निशान। लड़का कहता है वो पल बिजली के झटके जैसे होते थे, जो पूरे दिन मेरे साथ रहते थे। ये छोटी छोटी बातें खासकर टीनेज में बहुत पावरफुल होती हैं। हाथ पकड़ना, हथेली पर लिखना, ये उस वक्त की दुनिया में मतलब बहुत बड़े इशारे होते हैं। सही। ये उस शुरुआती कनेक्शन को इतनी गहराई देते हैं कि बाद में जब मौके हाथ से निकलते हैं ना, तो उसकी कसक और तेज महसूस होती है। ये सिर्फ बातें नहीं थी, एक खास रिश्ता बन रहा था। सही कहा। और फिर आता है स्कूल का होम कमिंग डांस। लड़के के मन में ये एक बड़ा मौका था। उसने पक्का इरादा कर लिया था पूछेगा, लेकिन यहाँ उसकी अपनी पर्सनालिटी आड़े आ जाती है। उसकी हिचकिचाहट, जो कहानी का एक अहम हिस्सा है। हाँ, स्रोत बताता है कि वो रोज क्लास में जाने से पहले खुद को तैयार करता, शीशे में देखकर प्रैक्टिस करता। अच्छा। हाँ, लेकिन लड़की के सामने आते ही हिम्मत जवाब दे जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। ये जानना दिलचस्प है कि वो क्यों हिचकिचा रहा था। क्या सिर्फ शर्मीलापन था या रिजेक्शन का डर था? स्रोत इस पर ज्यादा नहीं कहता, पर यह होता है अक्सर। हाँ, वो डर के कहीं ना कह दे। बिल्कुल। और उस डर के मारे हम कदम ही नहीं उठाते। और फिर जब वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, कहानी ने करवट ली। एक दिन लड़की ने ही उससे पूछ लिया, क्या? तुम होम कमिंग में किसके साथ जा रहे हो? लड़का सकबका गया, कहा अभी तय नहीं। और फिर शायद उसी पल हिम्मत आ गई, उसने पूछ ही लिया, तुम किसके साथ जा रही हो? और यहीं कहानी का पहला बड़ा वो निर्णायक मोड़ आता है, जहां एक छोटा सा फैसला या फैसले की कमी, हाँ, कहानी की दिशा बदल देती है। बिल्कुल। लड़की थोड़ी मायूसी से बताती है कि उसे उसी सुबह किसी और लड़के ने पूछ लिया था और उसने हाँ कह दिया। ओह, जस्ट मिस। हाँ, लड़का लिखता है, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो पूरी तरह हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने इसे एक सबक की तरह लिया
कि जिंदगी में मौके बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते, हिम्मत करनी पड़ती है। ये उसकी अपनी निष्क्रियता का सीधा नतीजा था। हम सोचते हैं कि हालात हमारे काबू में नहीं हैं, लेकिन यहाँ साफ है कि उसके अपने डर ने हालात को ये शक्ल दी। बिल्कुल। वो दूसरा लड़का शायद इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने पूछ लिया। हाँ, उसने हिम्मत दिखाई। और नतीजा ये हुआ कि लड़की उस दूसरे लड़के के साथ डांस में गई और फिर वो दोनों लगभग पूरे स्कूल वर्ष एक साथ रहे। लड़के के हाथ से पहला बड़ा मौका उसकी अपनी हिचकिचाहट की वजह से निकल गया। समय और हिम्मत दोनों का तालमेल नहीं बैठा। कहानी फिर 1 साल आगे बढ़ती है। लड़के के जीवन में एक अप्रत्याशित बदलाव आता है। पिता की नौकरी चली जाती है, परिवार में आर्थिक मुश्किलें। ये एक झटका था, पर स्रोत ये भी कहता है कि ये बदलाव उसके लिए कुछ मायनों में अच्छा भी साबित हुआ। हाँ, वो लिखता है कि पब्लिक स्कूल में उसने पहले ही दिन दोस्त बना लिए। शायद प्राइवेट स्कूल के माहौल से निकलकर वो थोड़ा खुल गया था। हो सकता है। वो अकादमिक रूप से भी बेहतर करने लगा और लड़कियों के बीच भी पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया। शायद थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था। जिंदगी के ऐसे मोड़ अक्सर हमें नई दिशाएं दिखाते हैं। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। ये उसके व्यक्तित्व के विकास का भी एक पड़ाव हो सकता है। लेकिन पुराने स्कूल से उसका जुड़ाव पूरी तरह टूटा नहीं था। अगले साल वो एक दोस्त के साथ अपने पुराने प्राइवेट स्कूल के होम कमिंग डांस में फिर से जाता है। अच्छा। और वहाँ डांस फ्लोर पर उसकी नजरें फिर उसी लड़की से मिलती हैं। जी हाँ, वो लिखता है, भीड़ में अचानक मुझे वो सुनहरे लाल बाल दिखे और मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। लड़की भी उसे देखती है और इस बार वो दौड़कर उसके पास आती है, उसे गले लगा लेती है। अरे वाह। वो बताता है कि वो अकेली आई थी, सिंगल थी। देखिए, यहाँ भाग्य या संयोग उन्हें फिर से एक मौका दे रहा है। बिल्कुल। परिस्थितियां इस बार एकदम सही लग रही हैं। दोनों सिंगल हैं, दोनों में वो पुराना आकर्षण अभी भी है, और इस बार शायद लड़का भी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसा ही लगता है। तो क्या इस बार बात बनेगी? ऐसा ही लगता है। वो रात का काफी हिस्सा साथ में बिताते हैं, नाचते हैं, बातें करते हैं। लड़का मन ही मन सोच रहा है इस बार कोई गलती नहीं करनी। रात खत्म होने से पहले उसका फोन नंबर जरूर लेना है, शायद बाहर मिलने का पूछना है। उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं। कहानी फिर एक रोमांचक मोड़ पर है। लेकिन फिर कहानी का वो पैटर्न वो फिर दोहराया जाता है। ओह, फिर से? हाँ, रात खत्म होने के करीब होती है। लड़की अपने कुछ दोस्तों से बात करने के लिए एक तरफ जाती है। लड़का भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। कुछ पल बाद जब वो मुड़कर देखता है, क्या तो लड़की वहां नहीं होती, वो जा चुकी होती है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब और किधर निकल गई। एक और छूटा हुआ क्षण। इस बार वजह क्या थी? पिछली बार तो उसकी अपनी हिचकिचाहट थी, इस बार स्रोत बताता है कि भीड़ थी, शोर था, दोस्तों का ध्यान बटाना था। तो क्या ये बाहरी परिस्थितियां थी, या इस बार भी कहीं ना कहीं लड़के की तरफ से ध्यान देने में या प्रायोरिटी तय करने में चूक हुई? कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये कहना मुश्किल है। वो खुद भी शायद इसे सिर्फ हालात मानता है, पर नतीजा वही रहा। संपर्क फिर टूट गया, दूसरा सुनहरा मौका हाथ से फिसल गया। उफ। कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद उसका एक पुराना दोस्त उसे बताता है कि उस लड़की ने डांस के बाद उसके बारे में पूछा था। तो मतलब रुचि अभी भी दोनों तरफ थी। लड़की ने भी उसे याद रखा, उसके बारे में जानने की कोशिश की। हाँ, लेकिन कहानी में फिर एक किंतु परंतु जुड़ जाता है। अच्छा, वो क्या? स्रोत के मुताबिक जब तक ये खबर उस तक पहुंची, तब तक वो पब्लिक स्कूल में उसे पसंद करने वाली कई लड़कियों में से एक के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था। अरे नहीं। और ये रिश्ता महज कुछ हफ्तों का नहीं, पूरे 2 साल चला। समय का खेल देखिए, कितना क्रूर हो सकता है। जब लड़की की तरफ से पहल हुई या कम से कम रुचि दिखाई गई, तब लड़का वो इमोशनली अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल। ये लगभग मिलते मिलते रह जाने का एक और उदाहरण है। वो कहते हैं ना, स्लाइडिंग डोर्स मूवमेंट। जिंदगी के वो पल जहां एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी बदल सकता था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे जीवन में सब कुछ सिर्फ इच्छा पर निर्भर नहीं करता। सही समय पर सही जगह होना और उपलब्ध होना भी उतना ही जरूरी है। सही काम। कहानी अब 3 साल का लंबा गैप लेती है। लड़का अब कॉलेज में है, अपने उस 2 साल के रिश्ते से बाहर आ चुका है और फिर से सिंगल है। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। मतलब बेहद नाटकीय। बहुत नाटकीय। जनवरी का महीना है, भयानक बर्फीला तूफान आया हुआ है। वो अपने एक दोस्त के साथ हाईवे पर गाड़ी चला रहा है, बहुत धीरे धीरे। तभी उनकी आंखों के सामने एक कार फिसलती है, नियंत्रण खोती है और सड़क के किनारे बर्फ की खाई में जा गिरती है। ओह, ये तो खतरनाक स्थिति है।
हाँ, वो फौरन अपनी कार रोकते हैं मदद के लिए। लड़का भागकर उस दुर्घटनाग्रस्त कार के पास पहुंचता है और उसे अंदर क्या दिखाई देता है? वही लड़की, वही सुनहरे लाल बाल, स्टीयरिंग व्हील पर झुके हुए। वो लिखता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, दुनिया इतनी छोटी कैसे हो सकती है। ये संयोग की पराकाष्ठा है। जीवन उन्हें फिर से मिलाता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां इतनी गंभीर और अप्रत्याशित हैं कि पिछली मुलाकातों से बिल्कुल अलग। हाँ, ये कोई डांस फ्लोर या क्लासरूम नहीं, एक दुर्घटना स्थल है। सही। वो ये भी साफ करता है कि कहानी का अंत दुखद नहीं है। जैसे ही वो कार के दरवाजे तक पहुंचता है, लड़की होश में आ जाती है। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई होती, हल्का कंकशन और कुछ खरोंचे। शुक्र है। लेकिन ऐसी स्थिति में पुरानी यादों या भावनाओं के लिए जगह कहाँ होगी? बिल्कुल नहीं। लड़का उसे कार से बाहर निकालने में मदद करता है। एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए लड़की ठंड से कांप रही होती है, तो वो उसे अपनी कार में बिठाता है। वे कुछ मिनट बात करते हैं, लेकिन लड़की जाहिर तौर पर सदमे में होती है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। लड़का भी उसे बस सहज करने की कोशिश करता है। पुरानी बातें छेड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये मानवीय प्राथमिकता का सवाल है। उस वक्त पहली प्राथमिकता उसकी सुरक्षा और देखभाल थी, ना कि व्यक्तिगत इतिहास। सही। फिर एम्बुलेंस आती है, पैरामेडिक्स उसे ले जाते हैं, और लड़का वो लिखता है, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक मैं कुछ समझ पाता, मैं बर्फ में अकेला खड़ा था, पुलिस को बता रहा था कि क्या हुआ। एक बार फिर मिले, लेकिन हालात ने किसी भी सार्थक संवाद या संपर्क का मौका ही छीन लिया। हाँ, नियति ने उन्हें एक असाधारण परिस्थिति में मिलाया, शायद ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी एक दूसरे के जीवन में मौजूद हैं। लेकिन फिर हालात नहीं उन्हें तुरंत अलग कर दिया। कोई नंबर नहीं लिया गया, कोई भविष्य की योजना नहीं। इसके बाद पूरे 2 साल तक उनका कोई संपर्क नहीं होता। 2 साल? हाँ। अगली मुलाकात उतनी अचानक होती है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल आम है, एक ग्रोसरी स्टोर में। हाँ। जिंदगी की रोजमर्रा की भागदौड़ में। हाँ। वो उसे देखता है और उसकी नजर सीधे लड़की की उंगली पर जाती है, जहां एक बड़ी हीरे की अंगूठी चमक रही होती है, सगाई की अंगूठी। ओह। ये शायद अब तक का सबसे साफ और निर्णायक संकेत था। ये किसी छूटे हुए मौके या गलत समय की बात नहीं थी। ये एक स्पष्ट घोषणा थी कि वो लड़की अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल। और इस बार लड़के का रिएक्शन भी अलग है। स्रोत कहता है, पता नहीं क्यों मैंने उस बार उससे कुछ नहीं कहा। शायद उसने दूर से एक नजर देखा और आगे बढ़ गया। ये पिछली मुलाकातों से अलग है ना। पहले हिचकिचाहट थी, फिर बाहरी हालात थे, फिर समय गलत था, फिर आपातकाल था। इस बार शायद एक सचेत चुनाव था। हाँ। वास्तविकता को स्वीकार करने का, उस अध्याय को मन ही मन बंद करने का। अंगूठी ने सब कुछ कह दिया था। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। इस ग्रोसरी स्टोर वाली मुलाकात के भी 4-5 साल बाद वे फिर एक जगह टकराते हैं। फिर से? हाँ। इस बार दोनों अकेले नहीं है, दोनों की गोद में छोटे बच्चे हैं। जीवन अपने अपने रास्तों पर पूरी तरह चल पड़ा था। 2 अलग-अलग परिवार, 2 अलग-अलग दुनियाएं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, शायद कुछ औपचारिक दुआ सलाम होती है, और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कहानी सुनाने वाला अंत में लिखता है, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इतनी सारी मुलाकातों, इतने सारे लगभग पलों के बावजूद नतीजा शून्य। वो आगे कहता है कि ये कहानी इस एहसास की है कि जैसे भाग्य या कोई अनदेखी शक्ति लगातार उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी। हाँ। लेकिन हर बार प्रकृति या परिस्थितियां या शायद उनकी अपनी कमियां उन्हें फिर से अलग कर देती थीं। ये भाग्य बना व्यक्तिगत चुनाव का जो द्वंद्व है, वो पूरी कहानी में धागे की तरह पिरोया हुआ है। क्या वो सिर्फ किस्मत के मोहरे थे, या उनके छोटे छोटे फैसले या फैसले न लेने की आदत ने उनकी कहानी लिखी? हाँ, स्रोत कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस पाठक को सोचने के लिए छोड़ देता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा मार्मिक बात जो अंत में आती है, वो कहता है कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा या पछतावा नहीं है। वो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता है, अपने जीवन से संतुष्ट है। लेकिन एक लेकिन फिर भी रह जाता है। हाँ, वो क्या होता अगर वाला लेकिन। वो कहता है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचूंगा कि अगर उस पहले होमकमिंग डांस के लिए मैंने हिम्मत करके पूछ लिया होता तो क्या होता। सिर्फ वो एक पल, वो एक सवाल जो पूछा नहीं गया। यस, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग या विकल्पित यथार्थ के बारे में सोचना इंसानी फितरत का हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज क्या होता। सही।
ये कहानी उस सार्वभौमिक मानवीय अनुभव को बहुत ईमानदारी से पकड़ती है। ये अधूरेपन का एहसास शायद ज्यादातर लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं होता ही है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, हाई स्कूल के पहले दिन की उस मासूम क्रश से लेकर जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हुई अप्रत्याशित मुलाकातों तक, ये कहानी छूटे हुए अवसरों की, गलत समय की और हिचकिचाहट की एक लंबी दास्तान है। हाँ, हर मुलाकात एक लगभग थी, एक होते होते रह गया वाला पल। बिल्कुल। हर बार परिस्थितियां बदलती रहीं। कभी आंतरिक बाधाएं जैसे शर्मीलापन, डर, कभी बाहरी बाधाएं, दूसरा रिश्ता, भीड़, आपातकाल। कभी समय का फेर, एक उपलब्ध दूसरा नहीं, और अंततः जीवन की वास्तविकता, शादी, बच्चे। कहानी का अंत किसी बड़े क्लाइमैक्स या रेजोल्यूशन के साथ नहीं होता, बल्कि एक शांत स्वीकृति के साथ होता है कि कुछ कहानियां शायद अधूरी रहने के लिए ही होती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी अपनी जिंदगियों में ये संयोग, ये लक फैक्टर कितना मायने रखता है, और इसके सामने हमारे अपने चुनाव, हमारी हिम्मत या हमारी हिचकिचाहट का वजन कितना होता है। सही। क्या हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं या हम सिर्फ बहते चले में आते हैं? और एक और विचार जो मन में आता है, क्या कुछ कनेक्शंस, कुछ रिश्ते शायद इसीलिए अधूरे रह जाते हैं ताकि हम जीवन में किसी और रास्ते पर जा सकें? ये भी हो सकता है। किसी ऐसी मंजिल तक पहुंच सकें जो शायद हमारे लिए ज्यादा सही हो। ये कहानी हमें इन सवालों के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा छोटा सा क्या होता अगर है, जो शायद हर सुनने वाले के मन के किसी कोने में दबा हो, और ये कहानी उसे आज फिर से कुरेद रही हो।